हाय हीर, मुझे उम्मीद है तुम्हारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा होगा। जब वो उसके करीब आकर कहने लगा तो वो जल्दी से विंडो से हटकर उससे दूर हुई। हंटर, वो बेयकीनी से बोली, ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहा है? हुरिया बेगम ने तकलीफ से पूछा। हमसे जो कुछ हो सकता था हमने वो किया है मिसेस वाजदान। कंधे की गोली का इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन सीने की गोली मिस्टर रॉयल के दिल के बिल्कुल करीब से गुजरी है। ऊपर से उनका काफ़ी ब्लड भी वेस्ट हो गया हुआ था। इससे फ़िलहाल तो उनका बच जाना ही बहुत बड़ा मुआवजा है। वैसे उनकी सर्जरी हम लोगों ने बगैर किसी दिक्कत के अच्छी तरह मुकम्मल कर ली है। अब उनके बस होश में आने की देर है, इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें प्रोफेशनली तौर पर जवाब दिया। और सर की चोट, उसे लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई गहरी चोट नहीं आई है उसे वहाँ। मिसेस वजदान, आप हौसला रखें। आपका बेटा बहुत बहादुर है, जल्दी अपने कदमों पर खड़ा होगा। डॉक्टर ने तहम्मुल से जवाब दिया। उसी पर यावर कमरे में आया जिससे डॉक्टर के साथ मिलकर सर्जरी की थी। हुरिया बेगम को ऐसे रोते देखकर सीधा उनकी तरफ आया। भाभी, अभी आप खुद इतनी मुश्किल से ठीक हुई हैं। प्लीज़ टेंशन ना लें, हसाम जल्दी होश में आ जाएगा। वो हसाम के वजूद के साथ लगी मशीनों का मुआयना करते हुए बोलने लगा, जिस पर वो सबक का खून भर कर रह गई और हसाम का हाथ पकड़कर उसे चूमने लगी, क्योंकि हसाम को इस बिस्तर पर लेटे 2 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ था और वो अभी तक होश में नहीं आया था। ये सोच सोच कर ही उनका दिल फटने लगा था। इससे पहले यावर उनको मज़ीद कुछ कहता दरवाज़ा खोलकर वजदान साहब अंदर दाखिल हुए। हुरिया बेगम समझ गई थी कि आने वाला कौन है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब देख के बगैर सिसकते हुए अपने बेटे के चेहरे को देखने लगी, जो पीला पड़ा हुआ था। अब कैसा है ये? कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं वजदान। वो आखिर में अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। श्श, प्लीज ऐसे कमजोर मत पड़ो, हमारा बेटा शेर है। तुम बस देखती जाओ, जल्द होश में आ जाएगा। वो उन्हें बाजू से पकड़कर उठाकर खुद के सीने से लगाते हुए बोले, हीर का कुछ पता नहीं, हसाम को जैसे ही होश आएगा वो पहला सवाल उसी का करेगा। हम लोगों ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 2 दिन गुजर गए हैं। अब की बार वो गुस्से और आंसुओं के मिले जुले तासुरात में बोली, तुम्हें हमारे कानून पता है, जब तक मुकम्मल प्लानिंग नहीं हो जाती हम एक्शन नहीं ले सकते। तुम क्या चाहती हो, हम बाकी मेंबर्स की जान को भी खतरे में डाल दें? जिस पर उन्होंने ना में सर हिलाया तो वो उन्हें बातों में लगाकर रूम से बाहर ले गए ताकि वो मेडिसिन खा लें, क्योंकि बेशक वो ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी भी डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ दी हुई थी जिन्हें लाजमी हर सूरत लेना था। अभी उन्हें रूम से बाहर निकले 20 मिनट ही हुए होंगे, उन तक हसाम के होश में आने की खबर आ गई। हुरिया बेगम उस वक्त नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, जबकि वजदान साहब खबर सुनते ही फौरी उसके रूम की जानिब गए, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था। जबकि यावर समेत मजीद 2 डॉक्टर्स हसाम को बेड पर ही ज़बरदस्ती लेटे रहने के लिए काबू कर रहे थे, मगर वो उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। हसाम रिलैक्स, प्लीज़ बेटा, क्या हुआ है? उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और उस सब के दरमियान जगह बनाकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, जिसकी रंगत पीली सद पड़ी हुई थी, जबकि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? यहाँ हीर नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। पापा प्लीज समझाएं इन्हें। इससे पहले नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती वो डॉक्टर से अपना बाजू छुड़ाकर उस इंजेक्शन को दूर फेंकते हुए धाड़ा, तुम्हें आराम की नहीं जरूरत मुझे किसी चीज की, समझ नहीं आ रहा? हीर नहीं है यहाँ। वो उनकी आवाज़ काटते हुए दीवाना वार चिल्लाया, जबकि मुसलसल खून बहने की वजह से उसके जिस्म में काफ़ी कमजोरी हो गई थी। ये भी वजह थी कि वो इतनी कोशिश के बावजूद अपना आप छुड़ा नहीं पा रहा था। ज़रूरत है हसाम, तुम मरते मरते बचे हो। गोली तुम्हारे दिल के करीब से गुजरी है। वो डॉक्टर को पीछे करके उसका हाथ थामते हुए बोले, जहाँ से वो ट्रिप्स निकाल चुका था। हाँ तो ऐसी जिंदगी से अच्छा था ना दिल में ही लग जाती। वो एकदम तल्ख हुआ था। हुरिया बेगम जो दरवाजे में दाखिल हुई थी, अपने बेटे के अल्फाज पर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सुस्ती को रोका था, जबकि वजदान साहब का हाथ उठा था और उसके मुंह पर अपना निशान छोड़ गया था, जिस पर वो बेयकीनी से अपने पापा की तरफ देखने लगा। तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। उन्होंने कहकर यावर को इंजेक्शन लगाने का इशारा किया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ही की जगह मामा और मेरी जगह आप होते तब भी आप यही करते। वो एकदम हलक के बल चिल्लाया। हाँ मैं यही करता, मैं ऐसी सिचुएशन में अपने भाइयों पर भरोसा रखता। बुलशिट डैड, आप मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि यावर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। उफ हसाम, क्या वो इतनी ज़रूरी है कि तुम अपने बाप से बदतमीजी करो? वो भी गुस्से से घुराए। वो आम नहीं है, इश्क है आपके बेटे का, बीवी है वो मेरी। उसका सर हल्का हल्का चकराने लगा।
उसके बावजूद वो सुर्खोती आंखों से उन्हें देखते हुए बोला और इंजेक्शन का असर उस पर होने लगा तो वो वापस से नींद की वादी में उतर गया। बीवी। वैशाल साहब ने नासमझी से उन अल्फाज को दोहराया क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। जैसे ही अल्फाज उनके सहन में महफूज हो गए तो वह हैरत से हसान की जानिब देखने लगे। तभी हुरिया बेगम की रोने की आवाज़ उनके कानों से टकराई तो उन्होंने होश में आकर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ वो रोते हुए नाव में सर हिलाकर उन्हें ही देख रही थी। वैशाल साहब ने फौरी भागकर उन तक पहुँचना चाहा लेकिन वो उनसे दूर होकर उन लोगों के दरमियान फासला बना गई जिस पर उन्होंने तकलीफ से अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बेगम की तरफ देखा। हुरिया। बस, मैंने कहा था ना वो होश में आते ही हीर का पूछेगा। देखा आपने मेरे बेटे को तड़पते। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी वजदान, कभी नहीं। इससे पहले वजदान कुछ कहता हुरिया ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक कर असियत से कहा, एक लड़की, हम एक लड़की तक नहीं पहुँच पा रहे। हम दी रॉयल्स एक लड़की का पता नहीं लगवा पा रहे। वो शोला बरसाते लहजे में कहने लगी, हम रॉयल्स हैं, सारी पावर कंट्रोल कनेक्शंस सब कुछ है हमारे पास, फिर ये लाचारी बेबसी कैसी? अभी तक हमारे पास कोई सुराग क्यों नहीं है? वो इतने गुस्से से दहाड़ी कि आसपास जितने भी लोग गुजर रहे थे खौफ से उनके वजूद कपकपाए जबकि वजदान साहब अपने बालों में हाथ फेरने लगे। हाथ पर यूं हाथ धरे रखने से पहले इस कमरे की हालत देख लेना, आपकी ये नाअहली आपके बेटे की जिंदगी के साथ न खेल जाए। वो आखिर में उनकी तवज्जो रूम की जानिब करती हुई बोली जहाँ चीज़ें अभी भी टूटी फूटी पड़ी थीं। हम लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। जिन्होंने अटैक करवाया है उनका नामो निशान भी नहीं है और तुम जानती हो हमारे कितने दुश्मन हैं। बगैर किसी पुख्ता सबूत के हम किसी पर धावा नहीं बोल सकते क्योंकि उसका नुकसान हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी हो सकता है जिसका रिस्क हम नहीं उठा सकते। हम नैना की कॉल का वेट कर रहे हैं जो हेडमास्टर पर टॉर्चर कर रही है मगर वो इतना ढीठ हड्डी है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। इसलिए नैना ने आज उस पर कुछ उसके स्टाइल वाला टॉर्चर अपनाने का सोचा है जो हमारे कवानीन के खिलाफ है। वजदान साहब की बात पर अगर सामने हुरिया बेगम के अलावा कोई और खड़ा होता यकीनन नैना के स्टाइल पर होने वाले टॉर्चर पर छुरी लेता मगर वो तो हुरिया थी जिनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसके अलावा हमने अपने प्रोफेशनल से भी रब्ता। अभी वो बता ही रहे थे कि साइम हामता हॉन तक पहुंचा। मेरा ख्याल है सर हम लोग मिस हीर की करंट लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो गए हैं। बगैर कुछ कहे वैशाल साहब हॉस्पिटल से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हुरिया के अल्फाज पर वैशाल के चलते कदमों को ब्रेक लगी और वो बेयकीनी से अपनी बीवी की जानिब देखने लगे कि शायद वो इस सिचुएशन में कोई मजाक कर रही हूँ लेकिन उनके चेहरे पर संजीदगी देखकर उनके माथे पर सिलवटें पड़ी। ये वक्त मजाक करने का नहीं है हुरिया, जाओ वापस आसाम के पास और उसके साथ रहो। वो हुक्मिया लहजे में कहकर हॉल की सीढ़ियाँ उतरने लगे। चॉइस आपकी है, या तो आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे या फिर मैं बगैर आपके ही आ जाऊंगी क्योंकि जाऊंगी तो मैं हर सूरत में ही। उन्होंने रुक कर लंबा सांस खींचा और फिर अपनी हथेली उसकी जानिब फैलाई जो हुरिया ने फौरन थाम ली। यू विल पे फॉर डैट लेटर। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोली जिस पर वो कंधे उचकाते हुए मुस्कुराने लगी। तो तुम्हें क्या मिला है? वजदान साहब ने साइम से पूछा जो कि उनके बराबर चलने की कोशिश कर रहा था। हीर का फ़ोन ट्रैक करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है क्योंकि उसका मोबाइल ही बंद है लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद पता चला लिया है कि वो लोग नॉर्थ साइड पर मौजूद जंगलात में कहीं हैं और ये ड्राइव मैंशन से तकरीबन 2 घंटों की है। मैंने हाजिक से बात कर ली है, वो हमारे निकलने के लिए गाड़ियों का अरेंज करवा चुका है और इस वक्त वो हमारा हॉस्पिटल के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है। हॉस्पिटल से निकलते ही सामने का मंजर देखकर वजदान साहब का सर अपने बेटे का काम देखकर फख्र से ऊंचा हो गया जहाँ ब्लैक गाड़ियाँ लाइन में खड़ी थीं जबकि कुत्ते अपने अपने पिंजरों में कैद थे जो हुक्म मिलते ही खुशबू सूंघने को तैयार थे। मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आसिक ने हुरिया बेगम को वहाँ आते देखकर नासमझी से पूछा। मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, वो आम से लहजे में बोली। वॉट? ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है मामा। हम पहले ही एक बार आपको खो चुके हैं, वापस से ये रिस्क नहीं लेने वाले। आप प्लीज़ अंदर जाएं। मैं जा रही हूँ और ये मेरा हतमी फैसला है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें इस मिशन से बाहर कर सकती हूँ। इससे चुप रहो और आगे बढ़ो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। बाबा, आप समझाएं ना इन्हें। वो बेसब्री से अपने बाबा की तरफ देखता हुआ बोला क्योंकि वो बिस्तर से उठी थी और ऐसे मिशन करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था। वो हमारे साथ आ सकती हैं। तुम्हारी मामा खुद की हिफाजत करना जानती हैं, उनके लिए ये न्याय नहीं है, इसलिए ये सब छोड़ो और गाड़ी में बैठो। क्या आप भूल गए हैं ये 1 हफ्ता पहले कोमा में थी? उससे बहस की। स्टॉप दिस नॉनसेंस हाजिक, आई गेव माई ऑर्डर एंड दैट्स फाइनल। उन्होंने सर्द लहजे में कहकर अपने आदमियों की जाने देखा।
साइम ने कहा है कि हमें वहां तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्रैफिक के सारे कवानीन आज तोड़ दो, क्योंकि अगले 45 मिनट में हमें वहां हर सूरत मौजूद होना है। वो संजीदगी से कहकर हुरिया का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गए और ड्राइविंग सीट संभालकर हुरिया ने जैसे ही बेल्ट पहनी, उन्होंने रेस पर अपना पाँव रखा और गाड़ी फुल स्पीड में अपनी मंजिल की जानिब जाने लगी। ठीक 45 मिनट के बाद रॉयल्स के आदमी साइम की बताई हुई लोकेशन तक पहुंच चुके थे। गाड़ी पर ब्रेक लगाकर वजदान साहब ने फुर्ती से हुरिया का हाथ पकड़ा, इससे पहले कि वो गाड़ी से निकल जाती। जब तक मैं तुम्हें बाहर निकलने का इशारा न करूं तुम बाहर नहीं निकलोगी। मुझे बाहर की सूरत हाल देखकर तसल्ली करने दो। इससे पहले वो एहतजाज करती उन्होंने सख्त निगाहों से उन्हें देखा। मेरे सामने ये फजूल की मनमानी मत करो, जो कहा है वैसा करो, मुझे पर यकीन करो। उनके कहने पर हुरिया ने इस बात में सर हिलाया तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। यहाँ पर कुछ नहीं है बाबा। आसिक और उसके आदमियों को वहाँ का एरिया छानने के बाद कुछ नहीं मिला तो वो अपने वजदान साहब से मुखातिब हुआ। हमें सेलफोन मिल गया है सर। ब्लैक सूट में मलबूस आदमी भागता हुआ उसके करीब आकर बोला तो वजदान साहब ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। कहाँ से मिला है ये तो वहाँ पास ही मिला है, लेकिन इसके आसपास सिर्फ जंगलात हैं, कोई रिहाइश नहीं है। वो आदमी फ़ोन उनके जाने बढ़ाते हुए बोला, जो वैन में हीर के पास से गिरा पड़ा था। जब उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया था तब वो सेल भी बाहर आ गिरा था। मतलब वो लोग हीर को कहीं और लेकर गए हैं। अभी वो बोल ही रहे थे कि वहाँ अंधेरी रात में यके बाद दीगरे कई गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम लोग अंडर अटैक हैं, फौरी खुद को कवर करो। उन्होंने ऊंची आवाज़ में सबको वार्न किया और जल्दी से अपना पिस्टल निकालकर अपनी गाड़ी से काफ़ी फासले पर दरख्त के पीछे हो गए। कुछ लम्हे पहले जहाँ खामोशी थी अब वहाँ दिल दहला देने वाली फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थीं। वैशांत साहब कैसे भी करके हुरिया के पास पहुंचना चाह रहे थे, जहां वो उसे गाड़ी में ही 3 गार्ड्स के पास छोड़ आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाए। उनकी निगाह गाड़ी की जानिब गई, जहां उनके पास खड़ा एक गार्ड ज़मीन बोस हो चुका था और हर तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी। वो जानते थे वहां पहुंचने तक उन्हें गोली लग सकती है, लेकिन वो परवाह किए बगैर गाड़ी की जानिब जिगजैग की तरह भागे। वो खुशकिस्मती से गाड़ी तक सही सलामत पहुंचने में कामयाब हो गए। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही लगे थे कि उन्होंने अपनी पुश पर मेटल की किसी चीज़ का दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। वेल वेल, ये मशहूर तरीन वजदान रॉयल नहीं है क्या? किसी आदमी की तंज़ी आवाज़ उनकी समातों से टकराई। उन्होंने पलटना चाहा, मगर वो पिस्टल का मज़ीद दबाव उनकी कमर पर डाल गया। यहाँ से हिलने की जुर्रत भी मत करना, वरना आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। उस आदमी ने फोन किया। उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा पक्का आज आखिरी दिन है। कोरिया ने सफाकी से कहकर ट्रिगर दबा दिया, जिसकी वजह से गोली सीधा उस आदमी के दिल पर लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। वैशान साहब ने पलट कर पीछे देखा तो उनकी निगाह अपनी बेगम पर पड़ी, जो शोला बरसाती निगाहों से उस वजूद को देख रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र वजदान से टकराई तो उनकी आंखों में नरमी आ गई। आप ठीक हैं? वो जो जवाब देने के लिए मुंह खोलने लगे थे, बाईं जानिब से 2 आदमियों को उनकी जानिब पिस्टल किए देखकर उन्होंने फौरी हुरिया को बाजू से पकड़कर आगे की जानिब खींचा, जिसकी वजह से गोली हुरिया के सर को मिस होकर गाड़ी की शीशे को लगी। लेकिन उन्होंने ध्यान दिए बगैर फौरी उन दोनों आदमियों के सरों पर निशाना बांधकर बारी बारी गोली चलाकर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हुरिया को अंदर की जानिब धकेलना चाहा, मगर वो उनका सर नीचे की जानिब करके बाएं जानिब गोली चला गई, जहाँ से एक आदमी उन दोनों लोगों पर निशाना बांधने वाला था। जब उन्होंने देखा कि वो गाड़ी में नहीं बैठ रही तो वो उनका हाथ पकड़कर दरख्त के पीछे हो गए। मैंने तुम्हें कहा था गाड़ी के अंदर रहना, तुम बाहर क्या कर रही हो? जब उन्हें लगा कि वो अब थोड़ा महफूज है तो वो गुस्से से दहाड़े। मैंने ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहने की बात सीखे हुए हैं वजदान, आप मेरी फिक्र मत करें। वैसे भी इन हालात में गाड़ी में ही रहना खुदकुशी की मुतरादिफ है, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी पर गोली लगने से गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती है। वो संजीदगी से बोली। तुम ठीक कह रही हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा निशाना अभी भी बहुत पक्का है। वो उन्हें सराहते हुए बोले। मैं हमेशा ही सही कहती हूँ और करती हूँ, वो इतराते हुए बोली। और फिर वो दोनों अपने बाकी आदमियों की जानिब एक साथ बढ़ने लगे, क्योंकि ये वक्त था एक साथ होकर दुश्मनों से जीतने का। आधा घंटा मुसलसल फायरिंग के बाद फाइनली जीत रॉयल्स की हो रही थी, लेकिन इस दौरान उनके काफ़ी आदमी जख्मी हुए थे और कुछ की मौत भी हो गई थी। जब फायरिंग बिल्कुल रुक कर वापस उस एरिया ने खामोशी डाल ली तो इस दौरान जो लोग जिंदा बचे थे वो अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल लगे। जब वजदान ने अपने जख्मी और मुर्दा हालत में आदमी देखे तो वो अफसोस से अपना सर हिलाने लगा, क्योंकि जब भी कोई उसका आदमी मरता था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी।
लेकिन वो भी मजबूर था, क्या कर सकता था जब उन सब ने ये ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चुनी हुई है, जहाँ ज़िंदगी से कम मौत से ज़्यादा पक्की यारी होती है। साइम, तुम कुछ आदमियों के साथ उन जख्मी हालत में मौजूद लोगों को हॉस्पिटल में लेकर जाओ, जहाँ डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं। और जिनकी अमवात हो गई हैं, प्लीज़ उनकी नमाज जनाजा की तैयारी करवा दो। और हाँ, दुश्मनों के जो आदमी जख्मी हैं उन्हें यावर के पास भेज दो। वो खुद ही सोच लेगा कि उनके साथ उसने क्या करना है। बस उसे इतना बताना कि जिंदा रहें। उनके कहने पर साइम ने फ़ौरन अपना सर हाँ में हिलाया और कुछ आदमियों की मदद से उन आदमियों को वापस ले जाने लगा। हमारा शक बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। वो लोग यहाँ इन जंगलात में ही मौजूद हैं। उनके आदमी इस सारे एरिया को घेरे हुए हैं, लेकिन हमने अभी भी उन्हें काफ़ी अच्छी शिकस्त दी है, जिसकी वजह से उन्हें वापस से हर चीज़ बैलेंस करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। और इसी का हमें फ़ायदा उठाना है। हम लोगों के पास कुत्ते हैं जो उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। हाजिक, तुम शारिब के साथ लीड लो और मैं हुरिया आसपास की जगह का मुआयना करते हैं। तुम लोगों के पीछे ही आते हैं। वो बेड के साथ पुश लगाकर ज़मीन पर बैठी छत को देखने लगी। उसे यहाँ आए 2 दिन गुजर चुके थे। इन 2 दिनों में उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि लाने वाले आदमियों में से एक हंटर था, जिसे दिल से उसने अपना दोस्त माना था और उसके लिए हसाम से झगड़ा भी कर लिया था। हसाम का जब जब ख्याल उसके ज़हन में आता, उसकी हालत सोच सोच कर उसका दिल खून के आंसू होता। उससे मैं कभी नहीं सोचा था उसकी ज़िंदगी इतना भयानक टर्न लेगी। उससे गुस्से से अपने आंसुओं को हाथों की पुश से साफ कर डाला, क्योंकि उससे कमज़ोर नहीं पड़ना था, लड़ना था अपनी आखिरी सांस तक। दरवाजे पर होती दस्तक ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची तो वो सीधा होकर बैठ गई और उससे उम्मीद की कि जो भी आ रहा है खाना हरगिज़ न लेकर आए, क्योंकि ब्रेकफास्ट की प्लेट भी अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही आने वाले पर उसकी निगाह पड़ी, वो फौरी ज़मीन से उठकर बेड के दूसरे हिस्से की जानिब भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उससे रूबदार आवाज़ से पूछना चाहा, मगर उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। मुझे बदतमीज़ी करने वाले मेहमान इंतहाई नापसंद हैं बेला, लेकिन तुम यहाँ मेरी मेहमान हो इसलिए माफ़ करता हूँ। जैसे ही वो शख्स कहकर बेड पर बैठा तो हीर का दिल खूब से तेज़ी से धड़कने लगा। अगर उसके बस में होता तो वो इस वक्त हवाई मखलूक बनकर यहाँ से गायब हो जाती। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो उसकी जानिब देखते हुए अब की बार संजीदगी से पूछने लगी, क्योंकि उससे कभी मर के भी नहीं सोचा था कि उसके और एंथोनियो इग्नाशियो के रास्ते वापस से कभी टकराएंगे। बेला, तुम गलत समझ रही हो। तुम यहाँ इसलिए नहीं हो कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ना ना, वो कहकर ना में उंगली हिलाने लगा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। भला फिर उसे वहाँ क्यों लाया गया है? तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे तुम्हारे फियांसे और बाप से कुछ निकलवाना है। तुम्हारे जरिए उन्हें ब्लैकमेल करना है। वो उसकी नासमझी को भांपते हुए सुकून से बोला, बाप और फियांसे? तुम्हें हसाम और वरहाज अंकल से क्या चाहिए? हीर को लगा वो उन दोनों का हवाला दे रहा है। इससे उलझती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, हसाम से बहुत हिसाब निकलते हैं, इस कदर की तुम्हारी सोच है। बाकी वहाज ब्लैक यहाँ क्या लेने आ गया? मैं तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा तुमने रशिया में जाकर जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाली है, उसका तुमसे कुछ हिसाब किताब करना है। वो तंजिया मुस्कुराकर बोला, जिस पर हीर के माथे पर शिकने पड़ने लगी। मेरा बाप? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? पहले ये बताओ, क्योंकि मेरा बाप वहाज ही है। अब की बार वो दांत पीसते हुए बोली, क्योंकि उसकी कस्टडी आज ब्लैक ने ही ली थी। तुम इतनी बच्ची हो या जानबूझकर बन रही हो? वो बेड से उतरकर उसकी जानिब बढ़ते हुए बोलने लगा तो हीर ने घबराकर पीछे की जानिब कदम लेने शुरू कर दिए। मुझे सचमुच तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही। ओह, मतलब तुम्हें अपने बाप का ही नहीं पता? उसकी बात का लुफ्त उठाते हुए उससे कहका लगाया तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच गई। तुम्हारा बाप बिजनेस की दुनिया का शहंशाह, माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह, जहां जेब रॉयल, क्या नहीं जानती उसे? वो उसके करीब आकर गुस्से से पूछने लगा तो हीर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। JR, जहां सेब रॉयल, बॉस, माफिया, वो अल्फाज उसके सीन में हथौड़ी की मानिंद गूंजने लगे। नहीं, ये झूठ है। वो हलक की पल चिल्लाई। इससे पहले ही वो कुछ कहता, एक आदमी दरवाजे पर दस्तक देकर फौरन अंदर दाखिल हुआ। सर, रॉयल्स यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमारे काफ़ी तादाद में आदमियों को मार गिराया है। वो कुछ ही देर में यहाँ मौजूद होंगे। उस आदमी ने जल्दी से इन्फॉर्म किया। बास्टर्ड्स, मुझे भी इस वक्त का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है जब उनसे सामना होगा। फिलहाल इस कीमती चीज़ को कहीं और छुपाना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से उन्हें ये वापस लौटाने वाला नहीं हूँ। वो नफरत से कहकर हीर का बाजू दबोच कर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो ट्रांस की कैफियत में उसके साथ चलने लगी। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, जहाँ से रॉयल मेरा बाप नहीं है। वो खोई खोई सी बोली।
शट अप हीर, अब बेवकूफ़ बनाना बंद भी करो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। क्या तुम्हारे वालिद का नाम जहाज़ेब नहीं है? वो उसे खींच कर ले जाते हुए गुस्से से घुराया। लेकिन वो जहाज़ेब रॉयल नहीं था। उससे भी एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, ओ शट द हेल अप। ये रॉयल्स का लफ्ज़ उन्हें बिजनेस की दुनिया में शहंशाह होने की वजह से मिला है। वो जहाँ कदम रखता है लोग उस जगह को भी चूमते हैं। यही वजह है दुनिया उन्हें रॉयल्स कहती है। उसके रोब दबदबे की दुनिया दीवानी है। तुमने कभी न्यूज़पेपर उठाकर रीड नहीं किया? वो तंसिया लहजे में पूछने लगा। बॉस, वो लोग मेंशन की हदूद तक पहुंच चुके हैं। आदमी ने आकर उसे इन्फॉर्म किया तो उसे इस बात में सही लाया। प्लान तब्दील हो गया है फिर। सबके सब फौरी तहखाने में पहुंचो। सब गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दो। वो कहकर जल्दी से हीर का बाजू पकड़े हुए उससे तहखाने में ले जाने लगा। वो मेंशन रॉयल्स के मेंशन की निस्बत छोटा था, इसलिए वो लोग जल्दी तहखाने में पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। अगर इस वक्त हीर का दिमाग काम कर रहा होता तो वो चीखती चिल्लाती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उससे मिली थी उसने उसके दिमाग को कुछ वक्त के लिए कैद में कर लिया था। ये मेंशन तो खाली लग रहा है, लेकिन अंदर जाते ही क्या पता कोई सरप्राइज हमारे इंतजार कर रहा हो। जब वो लोग पुराने मेंशन में दाखिल हुए तो वरशान साहब ने कहा, जिस पर सब हाँ में सही हिलाकर मुख्तलिफ समेतों में एक के वहाँ मौजूद होने के किसी निशान को ढूंढने लगे। शारिफ ऑफिस की जानी बढ़ गया, शायद कोई काम की इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। और इस दौरान हासिक समेत बाकी सारे आदमी एक एक कमरा छानने लगे जो कि बिल्कुल खाली था। जब उन्हें आखिरी कमरे से भी मायूसी का ही सामना करना पड़ा तो हासिक ने अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। डैम इट, लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। नहीं, हम लोग सही जगह पहुंचे हैं, बस थोड़ी लेट हो गए हैं, हुरिया बेगम ने कैचर सामने करते हुए कहा जो कि हीर का था। अगर वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद निकले हैं तो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें उनका पीछा करना चाहिए। वैशांत साहब ने फौरी कहा। क्या पता, अगर ये एक जाल हुआ तो? आसिक मशकूक लहजे में बोला। इससे पहले वैशांत साहब कुछ कहते शारिब उनकी जानी बढ़ा। इस सब के पीछे एंथोनियो इग्निशो है, वो जो ऑफिस छान के आ रहा था, उससे बताया। पक्की बात है? ऑफ कोर्स सर। मतलब टाइम टू वॉर। लगता है इग्निशो भूल गए हैं आखिर रॉयल्स क्या चीज़ है। याद दिलाना तो बनता है। वैशांत साहब ने कहा तो सब अस्वाद में सही लाकर मेंशन से बाहर निकल गए। हसान को होश आया है? परेशान लोग जो अभी अभी वापस आए थे, हुरिया की निगाह जैसे ही सीढ़ियां उतरते यावर से टकराई तो उसकी जानिब बढ़ते हुए बेताबी से पूछने लगी। नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन वो किसी भी लम्हे होश में आता ही होगा। यावर ने जब इनकार के लफ्ज़ पर उनका चेहरा उतरते हुए देखा तो फौरन आखिरी लाइन बोला, जिस पर हुरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और वो हाँ में सर हिलाकर हसान के कमरे की जानिब चल पड़ी। हसान को जैसे ही होश आता है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि वो इस टाइम किसी ज़ख्मी शेर से कम नहीं है जो हर किसी के काबू में नहीं आएगा। मैं उसे खुद हैंडल करूँगा। और इस वक्त मैं हाजिक और वहाज के साथ अपने ऑफिस में हूँ। वशान साहब संजीदगी से कहकर चले गए तो यावर भी हसान को चेक करने चला गया। वशान साहब जैसे ही अपने ऑफिस में दाखिल हुए उनकी नज़र वहाज पर ठहरी जो कि सोफे पर परेशानी से बैठे हुए थे। उनकी जानिब सर हिलाकर वो अपनी चेयर पर जा बैठे। जब से हीर किडनैप हुई है आयमा का रो रो कर बुरा हाल है। वो वापस से टूट रही है वजदान, और मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री खुद को वापस से दोहराए। वहाज के तल्ख अल्फाज पर वजदान साहब समझ गए थे उनका दोस्त किस हिस्ट्री का हवाला दे रहा है, क्योंकि उसी तरह के ही एक हादसे में उन्होंने अपनी बेटी को खोया था। नहीं वहाज, तारीख वापस से नहीं दोहराई जाएगी। मैं उन कुत्तों को हर की इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे बेटे और दोस्त की फैमिली की खुशियों को उजाड़े। अगर हीर तुम्हारी बेटी है तो मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत, और इस सबसे बढ़कर हसाम की मोहब्बत। हम लोग एक पल के लिए उन पर तरस खा भी लें, लेकिन हसाम मर जाएगा मगर वो उन सबको तबाह किए बगैर सुकून से बैठेगा नहीं। वजदान के अल्फाज पर वहाज ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन अपना जज्बा जुनून दिखाने से पीछे वो भी नहीं हटे। इसी सर्द लहजे में बोले, उन जैसे लोगों पर तरस खाना भी गुनाह है। ये गलती हम भी कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं करेंगे। उनको बर्बाद होना होगा। तुम फिक्र मत करो, सब तबाह होगा। वजदान साहब ने उन्हें यकीन दिलाया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक प्लान है, देखो ये वर्क करता है या नहीं। उन्होंने कहकर लैपटॉप पर टाइपिंग स्टार्ट कर दी। बॉस किधर हैं? जब से हीर किडनैप हुई है उनका नामो निशान नहीं मिल रहा। वहाज की पूछने पर वरशान ने कंधे उचकाए, जैसे इशारा किया हो कि वो भी नहीं जानते। हीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, लेकिन गंदी सी स्मेल नाक से टकराई तो उसको उस जगह से घुटन महसूस हुई जहाँ पिछले 1 घंटे से वो बेहोश थी, क्योंकि बेसमेंट में पहुंचते ही हीर ने सदमे से बाहर निकलकर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। विंथेनियो से अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुंह पर जोर से पंच मारा, साथ ही उसके आदमियों पर वार कर दिया,
लेकिन एंथोनियो के इशारे पर एक आदमी ने उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया था और बेहोश होने से पहले उसके कान से एंथोनियो के ये अल्फाज टकराए थे। मैं तब से तुम्हारा एक प्रिंसेस की तरह ख्याल रख रहा था, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। देखना, अब मैं तुम्हारे साथ कैदियों जैसा ही सलूक करूंगा। तब से वो अब होश में आई थी। चांद की रोशनी की मदद से उसने आसपास देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैली, क्योंकि वहाँ उस जगह ढांचे और हड्डियाँ पड़ी हुई थी जो कि इंसानों की लग रही थी। वहशत और घबराहट की वजह से, इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, उससे जल्दी से अपनी जुबान को दांतों में दबाया और वहाँ से निकलना चाहा, मगर खुद के हाथों को रस्सियों की मदद से कुर्सी से बंधा हुआ देखा तो वो इधर उधर देखने लगी ताकि वहाँ से निकलने का कोई सुराग ढूंढ सके। उसी पल उससे कदमों की आहट महसूस की तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर गई ताकि आने वाले को महसूस करवाए कि वो अभी भी बेहोश है। आने वाले आदमी ने करीब आकर उसके रुखसार को अपने अंगूठे से सहलाया, जिसकी वजह से हीर की सांसें थमी, लेकिन उसने आंखें खोलने की गलती नहीं की। तभी वो अपना हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर उसके बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़कर उसका रूह ऊपर की जानिब कर गया। तकलीफ की शिद्दत की वजह से हीर की आंखें बहुत बहुत खुल गईं, जो कि इन धैनियों की आंखों से टकराईं। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ सच होना चाहिए, क्योंकि झूठ हुआ तो तब भी मैं समझ जाऊंगा। और यकीन करो प्रिंसेस, तुम्हें उसके नताइज बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगे। वो उसकी जानिब झुककर सनमहरी से बोला, जिस पर वो हाँ में अपना सर हिला गई तो इंथेनिया उसके बाल छोड़कर कुर्सी खींचकर उसके बराबर बैठ गया। तुमने किस हद तक हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से निकाल कर रॉयल्स को इन्फॉर्म किया है? जो जो उन्हें पता है वो सब मुझे बताओ, ताकि उसके मुताबिक मैं अपने प्लान में तब्दीली कर सकूं। उसके पूछने पर हीर के चेहरे पर इत्तेसाहिया मुस्कुराहट बिखरी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गद्दारी मेरी रगों में शामिल नहीं है, वो पुरस्सम लहजे में बोली, जिस पर इन टहनियों का कहका हवा में गूंजा। पापा की प्रिंसेस उन्हें धोखा नहीं देगी, फ्यूचर में माफिया की लीडर बनेगी। वो तंसे लहजे में बोला तो हीर ने नफरत से उसकी जानिब देखा। पहली बात, वो मेरा बाप नहीं है। दूसरी बात, धोखा देना मुझे आता नहीं। तीसरी बात, जो मोहब्बतों में रहने वाले लोग हों उन्हें नफरतों में राज करना नहीं आता। वो आग बगोला होते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुराने लगा तो हीर का बस नहीं चल रहा था वो उसका मुंह नोच ले। तुम अच्छी तकरीर कर लेती हो। बाप माफिया का बादशाह और बेटी पुरखुलूस मोहब्बतों की बातें करती है। वाओ, व्हाट ए किलिंग कॉम्बिनेशन। वो हाथों से तालियां बजाते हुए बोला, वो मेरा बाप नहीं है। वो उससे सिधाड़ी, है। तुम जोक्स बहुत अच्छे सुनाती हो। मेरे पास वक्त होता तो मैं लाजमी तुम्हारे पास बैठकर सारे सुनता, लेकिन अफसोस वो है नहीं। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन बता रही हो या नहीं? वो हतमी लहजे में बोला, जिस पर हीर ने चैलेंज करती निगाहों से उसे देखते हुए नाम में सही लाया। मैंने तुमसे बहुत अच्छे से पूछा था। खैर, अच्छाई तो तुम रॉयल्स को हजम ही नहीं होती, इसलिए अब आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। वो कहकर कुर्सी से उठ गया। वैसे मोहब्बतों में रहने के आदी लोग दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया करते। खैर, जैसा बाप वैसी औलाद। वो मजीद बोला तो हीर को लगा जैसे उसका वजूद कोयलों की सद में आ गया हो। तुम खुद क्या हो? अपनी गिरबान में झांक कर दूसरों को बात करो। तुम्हें बताकर मैं कौन सा नेक काम करूंगी? वो शोला बरसाती निगाहों से उसकी पुष्प को घूरते हुए बोली, जो कमरे से निकल रहा था। मुझे तो बताना ही होगा, चाहे खुशी से या जबरदस्ती। वो जहरीली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला और वहां से चला गया। कुछ ही लम्हों बाद दो आदमियों को अपने साथ लेकर वापस वहां आया। उन दोनों में से एक हंटर हीर का दोस्त था। उसे देखकर वो गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच गई। मुझे कैसे भी करके हीर से इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मर्जी करके वो इससे निकलवाओ। कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करो सवाए इसे जान से मारने के। वो सफाकी से अपने आदमियों को हुक्म देकर वहां से चला गया। जैसे ही वो गया, हंटर के अलावा वहां जो दूसरा आदमी था वो हीर की जानी बढ़ा तो हीर ने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी, लेकिन उस आदमी ने बगैर कुछ कहे उस तक पहुंचते ही काफी जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, जिसकी वजह से हीर ने अपने मुंह में खून का जायका महसूस किया। क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? जल्दी बताओ, वो घूरते हुए बोला तो हीर को वो इंसानी शक्ल में जानवर लगा। नहीं बताऊंगी, उससे खून को जमीन पर थूकते हुए पूरी तमात लहजे में कहा। तभी उस आदमी ने एक और तमाचा उसके मुंह के दूसरे हिस्से में दे मारा, जिसकी वजह से कुछ लम्हों के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। नहीं बताएगी? वो उसके गले को पकड़ते हुए बोला, जिस पर हीर ने उसके मुंह पर थूक दिया तो उस आदमी ने पीछे हटकर जोर से उसके पेट पर पंच मारा, जिसकी वजह से हीर को लगा कि उसकी एक दो रिब्स तो लाजमी टूटी होंगी। दर्द की वजह से ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लड़ियों की शक्ल में बहने लगे। इससे पहले वो आदमी अपनी बेल्ट निकालता, हंटर ने जल्दी से उसके आगे आकर रोका। नहीं, इसे थोड़ा आराम करने दो, इसकी हालत देखो।
वो सर लहजे में बोला तो उस आदमी ने एक नज़र हीर को देखा, जिसकी हालत से लग रहा था उस पर थोड़ा सा भी मज़ीद जबर हुआ तो बेहोश हो जाएगी। लेकिन रॉयल सी बेटी है ये, जहांजेब बाप है इसका, इसलिए सोच समझ कर इस पर हाथ उठाओ। उससे वार्न किया। लेकिन हम रॉयल्स के नहीं, इग्निशो के आदमी हैं। वो आग बगोला हुआ। ये दोनों माफिया की दुनिया के लीडर हैं। उनमें सुलह हो जाएगी, हम जैसे ख्वामहा मारे जाएंगे। इसको थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ी देर बाद वापस आकर निपट लेंगे। क्या पता तब तक इसकी अकल टिकाने आ जाए। उससे मशवरा दिया तो उस आदमी ने सोचते हुए हाँ में सही हिलाया। तुम्हारे पास 30 मिनट है लड़की, अपना मुंह खोलो वरना मेरे हाथ नहीं रुकेगा। वो धमका कर वहाँ से चला गया तो हंटर जल्दी से एक ही कदमों में बैठ गया।